हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दीपक क्लासेस। एक बार आपका फिर से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में, जिसमें हमने लास्ट टाइम नीट पीवाईक्यू सॉल्व किए थे और मैं आपको उसमें क्वेश्चन नंबर 29 तक करा दिया था। 29 आज हम करेंगे दोबारा। तो 29 के बाद जब हम आगे बढ़ेंगे फिर 50 क्वेश्चन है हमारे पास। तो आज हम उस पेपर के नेक्स्ट पार्ट को कंप्लीट करेंगे। आई होप आपने पुराना वीडियो देखा हो। अगर आपने वो देखा है तो आप इसको आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। तो 29 क्वेश्चन है, ये इनकम्प्लीट हुआ था उस दिन, तो इसको पहले हम कंप्लीट कर लेते हैं। क्वेश्चन 29 है, अगर आप देखें। क्वेश्चन लिखा है एन EM वेव ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इज इंसिडेंट ऑन फोटो सेंसिटिव सरफेस ऑफ नेग्जिबल वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन बहुत मतलब ना के बराबर है। इफ m mass is photoelectron emitted from surface has de Broglie wavelength lambda d, then which one of following is correct। तो वर्क फंक्शन बहुत कम है। देखिए, वर्क फंक्शन जहाँ भी आएगा आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का कंसेप्ट याद आ जाना चाहिए। तो मैंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की इक्वेशन यहाँ पे लिखी थी, SC/λ फाई नॉट प्लस के। अब क्योंकि वर्क फंक्शन क्या है, बहुत छोटा है, जीरो की तरह भी हम इसको ट्रेंड मान सकते हैं। तो मेरा ये वाला पार्ट यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो बचेगा क्या, SC/λ इक्वल टू P²/2m। तो जो SC/λ है, यहाँ से अगर आप P²/2m को कंपेयर करें तो आपकी P की वैल्यू क्या आएगी, P की वैल्यू आ जाएगी, ध्यान से अगर आप देखें, ये यहाँ पहुँच जाएगा 2mHc/λ और इस P रूट आ जाएगा, ठीक है। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होती है आप जानते हैं, H/P होती है। तो H/P होती है, तो P की वैल्यू हम क्या कर दें, ये यहाँ पे पुट कर दें। तो लैम्डा इक्वल टू H/√2mHc/λ, ठीक है। अब देखिए, यहाँ 2 लैम्डा हो गए, एक यहाँ भी हो गया, एक यहाँ भी हो गया। तो लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो आपका लैम्डा लिखा है यहाँ पे, आप यहाँ देख सकते हैं कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ को क्या लिखा है, लैम्डा डी। तो हम इसको लैम्डा डी लेके चलते हैं, लैम्डा डी। तो इसको रीअरेंज कर लेंगे तो आपको फाइनल जो आंसर मिलेगा वो मिल जाएगा H/√2mHc इंटू लैम्डा। तो जो आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका कौन सा होगा, देखिए यहाँ पे कोई भी मैच जैसा नहीं हो रहा। क्यों, क्योंकि इन्होंने ना लैम्डा डी इक्वल टू ये लिखा है, तो हमको इसको पलटना पड़ेगा, लैम्डा स्क्वायर के टर्म में लाना पड़ेगा ना। हम तो लैम्डा डी के टर्म में आंसर दे रहे हैं, तो लैम्डा के टर्म में जब हम आंसर देंगे तो इधर उधर हम इसको रीअरेंज करेंगे तो ये आ जाएगा, लैम्डा को आप इधर भी भेज सकते हैं। तो लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा, स्क्वायरिंग कर लीजिए पहले, तो ये H² हो गया 2mHc इंटू लैम्डा। अब आपको इस लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, तो लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी, जब आप इसको इस साइड भेजेंगे तो हो जाएगा 2mHc/H² लैम्डा D², एक एच से एक एच कैंसिल हो गया। तो आपको ना क्वेश्चन घुमा के भी पूछा जा सकता है। आप जो कर रहे हैं 100% करके जाइए, ज़रूर आपका क्वेश्चन सही होगा। तो अब देखिए, अब हमारा क्वेश्चन जो है बिल्कुल आंसर मैच हो गया ये वाला। एक मिनट के लिए मैं कंफ्यूज था कि हमारा आंसर मैच क्यों नहीं हो रहा, ये क्यों नहीं आ रहा ना, तो उसने घुमा दिया था थोड़ा सा एग्जामिनर ने क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इमरजेंस फ्रॉम द प्रिज्म। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है, तो आपको पता होगा प्रिज्म में मैं जो टॉपिक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है उनके अलग से वीडियो भी बनाऊंगा आपके लिए, लेकिन अभी आप यहाँ पे देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये जो लाइट है आपकी, ये क्या होगी, ये 90 का एंगल है। क्वेश्चन नंबर जो 30 है आपका,
आपका ये एक इक्विलेटरल तो नहीं कह सकते इसको, राइट एंगल आपका प्रिज्म है जिसका एंगल 60 है, 90 है। तो जैसे कभी भी प्रिज्म में कोई रे 90 से आएगी तो क्या होगी, सीधा उसके सेकंड फेज तक इंट्रोड्यूस हो जाएगी। मान लीजिए यहाँ आ गई, ठीक है। तो जब ये यहाँ पर आएगी तो आप इसमें नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, इस सरफेस पे जो नॉर्मल होगा वो इस साइड से होगा। अब देखिए 60 है, ये 90 है, ठीक है। तो ये वाला एंगल कितना होगा, 90 माइनस 60, 30 आ जाएगा, ठीक। और लाइट ऐसे निकल जाएगी। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3 है तो एंगल ऑफ इमरजेंस निकालिए। तो एंगल ऑफ इमरजेंस आप यहाँ पे क्या लगा दीजिए, इसको ई एज्यूम कर लीजिए, ठीक है। स्नेल्स लॉ आपने पढ़ा होगा कि साइन आई ओवर साइन आर का जो रेशियो होगा वो होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और कितना दिया है, आप देखेंगे √1/√3 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ना साइन आई ओवर साइन आर की वैल्यू क्या होती है, आपने अगर ध्यान से देखा होगा वो होती है n21 और n21 की वैल्यू होती है n2/n1। तो जो n2 है वहाँ पर लाइट जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये जो मीडियम है ना, ये हमारा n1 है और ये हमारा n2 है। और n2 क्या है, एयर। तो एयर का कितना हो गया 1 और n1 का दिया था। तो साइन आई आप इजीली निकाल सकते हो 30, ठीक है। ये 30 आप आई होप समझ रहे होंगे, ये 90 है, 60 है तो ये 30 होगा, ठीक है। तो जब नॉर्मल ड्रॉ करेंगे वो 30 बनेगा। तो आपका ये हो जाएगा साइन आर 1/√3। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो साइन 30 होता है 1/2, तो साइन आर इक्वल टू हो जाएगा √3/2। और कौन से एंगल की वैल्यू, आर हमारा यहाँ पे ई है, तो कौन से एंगल की वैल्यू 60, √3/2 होती है 60 की। तो ई की वैल्यू क्या आ गई, 60 आ गई। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था लेकिन कंसेप्चुअल था। क्वेश्चन नंबर 31 में चलते हैं। कह रहा है कि द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ कॉम्बिनेशंस शोन इन फिगर इज। इस सर्किट में आपका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो क्या होगा। अब आप देखिए यहाँ पे जो आपका ये पैरेलल वाली लाइन है, ठीक है। आप अगर सोच रहे होंगे कि ये दो सीरीज, दो ये पैरेलल, आपने कैपेसिटर का देखा होगा। अगर मैं आपको बताऊं 31 क्वेश्चन हमारा आपने देखा होगा कि जब कैपेसिटर सीरीज में ऐड होते हैं तो ऐसा बिहेव करते हैं जैसे वो पैरेलल में है। जैसे रेजिस्टेंस का जो होता है ना उसका रिवर्स होता है कैपेसिटर में, ठीक है। और अगर पैरेलल में ऐड है तो आपको ऐसा लगेगा कि वो सीरीज वाला फॉर्मूला यूज होगा, या आप कंफर्म जानते होंगे। अब इसमें देखिए आप अगर ध्यान दें ये वाला टर्मिनल और ये वाला टर्मिनल, इन दोनों टर्मिनल के बीच में क्या पोटेंशियल में चेंज आएगा। देखिए ना, अगर यहाँ पे ए है, कोई बैटरी लगी है तो सेम यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा वो यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा। तो जो बीच में सेम पोटेंशियल होगा तो ये क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो ये डायग्राम शॉर्ट सर्किट होके कैसे बनेगा, देखिए ये ऐसे। अब देखो शॉर्ट सर्किट ना हटा दो, मतलब ये कंडक्ट नहीं कर रहा। शॉर्ट सर्किट का मतलब आप समझिए कि कुछ कंडक्ट नहीं कर रहा। अब ये किस में है, पैरेलल में है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा C+C, क्योंकि पैरेलल में कितना होता है C1 + C2। तो इन दोनों का C दिया था तो आंसर कितना हो जाएगा 2C। देखिए उसने भी 3C/2 लगा दिया। तो ये भी बात आप ध्यान रखना जब भी आप कोई भी सर्किट को एनालाइज करते हैं। अब मैं इसकी सेपरेट वीडियो में काफ़ी टॉपिक की बता चुका हूँ, आपको सेपरेट वीडियो बनाऊँगा, लेकिन मैं ज़रूर बनाऊँगा कि कैसे एनालाइज करना है आपको किसी सर्किट को, ठीक है। तो ये सर्किट में आप ज़रूर देखिएगा कि क्या कहीं पर सेम पोटेंशियल है, कोई पैरेलल है, कौन सा सीरीज है, तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 31 हो चुका है। 32 कह रहा है इफ फोर्स, एक्सलेशन एंड टाइम आर चूजन एज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, फाइंड द डायमेंशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो देखिए जैसे आप देखते हैं हम MLT के फॉर्म में बनाते हैं डायमेंशन फार्मूला, तो ज़रूरी नहीं है कि आप MLT के फॉर्म में ही सारे डायमेंशन फार्मूला बनाएं। एक्चुअली होता ऐसा है, हमारे मैकेनिक्स में जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो सब मास, लेंथ और टाइम के फॉर्म में सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। उनकी यूनिट भी उस फॉर्म में एक्सप्रेस हो जाती है। तो हम ऑर्मनी बनाते हैं। तो ये कहीं भी नहीं लिखा है कि आप MLT के फॉर्म में ही लेंगे, ठीक है। वो एक स्टैंडर्ड मेथड है तो वो हमें चूज करने पड़ते हैं, ठीक है। तो जब भी कोई क्वेश्चन आता है कि आपको ऐसा करना है, इसको चूज करना है, तो आप कुछ मत कीजिए। देखिए किसकी क्वांटिटी है, एनर्जी है ना, तो एनर्जी मान लीजिए किस पे डिपेंड करेगी, फोर्स पे।
एनर्जी किस पे डिपेंड करेगी, सेकंड दिया है एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन पे एनर्जी किस पे डिपेंड करेगी, टाइम पे। ऐसा क्वेश्चन लिखा था कि फोर्स, एक्सेलरेशन एंड टाइम आर चूजन एज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। अब आप क्या कीजिए, इसको जब कंबाइन करेंगे तो ये कैसा हो जाएगा, एनर्जी बी टी सी। अब एनर्जी की डायमेंशन आपको आती होगी। अच्छा, कांस्टेंट आएगा तो कांस्टेंट हर डायमेंशन लेस होते हैं, एम एल टी माइनस टू हो गया, एम एल टू टी माइनस टू। अब फोर्स की आपको डायमेंशन पता होनी चाहिए, एम एल टी माइनस टू, और एक्सेलरेशन की आपको होनी चाहिए एल टी माइनस टू। टाइम तो टाइम ही है। तो जब आप इन सबकी ए बी सी पावर कंपेयर करेंगे दोनों तरफ से, तो आपका जो डायमेंशन बनेगी ए टी टू। दैट मीन्स ए और बी की जो वैल्यू आएगी वो 1 आएगी और सी की वैल्यू 2 आएगी। समझ रहे? इसको आप सॉल्व करेंगे खुद से। तो ये क्वेश्चन नंबर 32 था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 33। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अब करने जा रहे हैं। तो इसे हम बोलते हैं न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग। ठीक है, तो न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग क्या है वो देखते हैं सबसे पहले, तभी हम इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ हम गए। तो 33 बोल रहा है हमसे, पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार। अ कप ऑफ कॉफ़ी, ठीक है, कूल फ्रॉम 90 to 80 डिग्री सेंटीग्रेड इन मिनट, इन टी मिनट। टी मिनट में वो 90 टू क्या हो गया आपका 80 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि उसके बाद क्या हुआ, देखिए द टाइम टेकन बाय सिमिलर कप टू कूल 80 to 60 एट 20 डिग्री। तो टी निकालिए। ठीक है, तो आपने जो न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग पढ़ा होगा, ये पढ़ा होगा आपने, थर्मल एक्सपेंशन में है क्लास 11th में। तो जो एवरेज फॉर्म है वो क्या है वो हम देखते हैं पहले। एवरेज फॉर्म ऑफ न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग, जो इसकी एवरेज फॉर्म है वो क्या है, वो ये है, अगर कोई दो टेम्परेचर हैं उस केस पर आपको देखना है, इसको आप नोट कर लीजिए अलग से अपनी नोट्स में, माइनस टी एस सोर्स का जो भी है, ठीक है, इंटू के टी वन माइनस टी टू अपॉन टी। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको अगर बताऊँ, टी वन जो है वो इनिशियल टेम्परेचर है, टी टू जो है वो फाइनल टेम्परेचर है, टी एस जो है वो आपका सराउंडिंग टेम्परेचर है, ठीक है, और टी जो है आपका टाइम है, छोटा टी ना टाइम है। ये आपको पता होना चाहिए। अब इसके बारे में अभी इतना टाइम है नहीं तो हमारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो जाएगा। ठीक है, एक बात आप याद रखिए, अगर आप सोच रहे होंगे कि ये क्वेश्चन हो रहे हैं मैं इसको देख लूँ मुझे आ गया, तो आप बहुत गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, कोई भी यूट्यूब से पढ़ के सक्सेस नहीं होता है, मैं आपसे बताऊं। वहाँ से आपको ना गाइड मिल सकती है, सिर्फ आपको सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी। ये तो PYQ इसलिए है, जहाँ पर आप फंस रहे हो वहाँ पर आप इसको देखिए। एक बार आप पहले खुद से अटैम्प्ट कीजिए पेपर, जहाँ पर आप फंस रहे हैं ना वहाँ पर आप मेरी हेल्प लीजिए। ठीक है, टॉपिक क्लियर कीजिए अपना, ये नहीं कि आप PYQ कर लेंगे और हो जाएगा। उससे ना एक आइडिया लगता है कि एग्ज़ाम में कैसे आए हैं। अब ये जो फॉर्म है ना, ये आपको थ्योरी में ही कोई डिटेल में बताएगा। तो यहाँ पे देखते हैं, फ़िलहाल फालतू की बातें नहीं करते हैं अदर यूट्यूबर्स की तरह। 90 to 80 इन टी मिनट व्हेन द रूम टेम्परेचर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर है ना यहाँ पर? 90 डिग्री टू 80 डिग्री हुआ, ठीक है, ये टेम्परेचर है, केस 1 है। कब? जब टाइम कितना था, रूम टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर? सेकंड कह रहा है द टाइम टेकन बाय सिमिलर कप, सेम कप है, 80 to 60 एट रूम टेम्परेचर एट सेम। ठीक है,
तो टाइम कितना लगेगा कह रहा है इस केस में। तो जो ये टी है ना, ये हमें सराउंडिंग का दे रहा है। आप सोचोगे टी तो दे ही रहा है ना, ये वाला टी मिनट में हुआ। सेकंड कह रहा है कि 80 to 20 हुआ, सॉरी 60 हुआ। और जो सराउंडिंग का टेम्परेचर था वो अगेन 20 डिग्री सेंटीग्रेड था। तो तब कितना टाइम हुआ, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम अपना ये रूल यूज़ करेंगे कि यहाँ पे थर्मल कंडक्टिविटी है तो उसको हम बाहर से रहने देंगे के, और आपका ये आ जाएगा 90 + 80/2 -20, और ऊपर हो जाएगा 90 - 80/T। तो यहाँ पे जब आप इसको सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा 170 डिवाइड 240, 170 40 माइनस करोगे तो ये आपका आएगा -K65 आ जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 10/T। तो यहाँ से आपकी K की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 2 से इसको 5 से इसको कैंसिल कर दिए 13 बार, 5 से 2 बार, तो ये आ जाएगा -2/13T। जो पहला डेटा दिया रहता है वहाँ से K निकल गया। क्लियर। अगेन सेकंड पे लगाते हैं। सेकंड पे क्या हो जाएगा, -K 80 + 60 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, माइनस अगेन ये 20 था सराउंडिंग का, इक्वल टू 80 - 60/T। तो इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 140, 70 में से 20 आप माइनस करोगे तो 50, तो हो जाएगा K × 50 इक्वल टू, इसको ये करोगे तो 20/T, ठीक है। इसको T1 ले लो अगर आपको दिक्कत है तो इससे कैंसिल हो गया। K की वैल्यू भी यहीं रख दो, K की वैल्यू हो जाएगी -2/13T × 5 इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 20 से 0 कैंसिल हो गया था /T1, ठीक है। 2 से भी 2 कैंसिल हो गया, तो T1 इक्वल टू आ गया आपका, T1 कैलकुलेट करना है 13/5, 13/5 कितना आ जाएगा, 13/5T। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब आप देखिए इस क्वेश्चन में बस आपको फॉर्मूला आता है तो आप इसको इजीली कर सकते थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन दैट कंसिस्ट 4 वायर ऑफ इक्वल लेंथ, इक्वल एरिया, क्रॉस सेक्शन एंड सेम मटेरियल इज इतना, ठीक है। इक्वल लेंथ है, सब कुछ इक्वल है तो रेजिस्टेंस भी सब सेम होगा। व्हाट विल बी इफेक्टिव रेजिस्टेंस इफ दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए मैं आपको इसके लिए एक छोटी सी बात बताऊं। क्वेश्चन नंबर 34 में चल रहे हैं, तो 34 है हमारा कि 4 हमारे पास रेजिस्टेंस है, तो 4 रेजिस्टेंस है। देखिए अगर n रेजिस्टेंस आपके सीरीज में ऐड हो रहे हैं वो भी इक्वल, तो आपका जो R इक्विवेलेंट होगा वो कितना हो जाएगा, R/n, क्योंकि 1/R 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 आप ऐड करोगे तो क्या आएगा, n/R, और उल्टा करोगे फिर उसके बाद R/n। कब, जब आप इनको पैरेलल में ऐड करेंगे। n को आप अगेन सीरीज में ऐड करते हैं तो आपका क्या होगा, R + R + R n टाइम तो NR। तो ये बात आप याद रखना। एक बात और बता दूं, सीरीज का जो रेजिस्टेंस होगा वो मैक्सिमम रेजिस्टेंस होगा, और पैरेलल में जो रेजिस्टेंस होता है वो मिनिमम रेजिस्टेंस। जहाँ रेजिस्टेंस ज़्यादा वहाँ करंट कम। तो कभी ये भी आ सकता है कि मैक्सिमम और मिनिमम रेजिस्टेंस निकालिए, तो वहाँ पे आप ये मत सोचिए कि सीरीज ऐड करना है पैरेलल। अब n है, कितने हैं, 4 हैं, तो पैरेलल में कितना आ जाएगा, पैरेलल में आ जाएगा आपका 4R। सीरीज में कितना आ जाएगा, सीरीज में आ जाएगा आपका R/4, और सीरीज में आ जाएगा 4R। R की वैल्यू रख लीजिए आप 0.25/4, और यहाँ पे हो जाएगा 0.25 × 4, तो ये 1 हो जाएगा, और ये आपका 4R इक्वल लेंथ इतना, सेम मटेरियल इतना। अच्छा आपको ये नहीं दिया है, अगर आप देखें आपको दिया है, कह रहा है कि द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ये इतना। तो पैरेलल का आपको दिया है, पैरेलल का आपको दिया है
जो आर इक्विवेलेंट है वो दिया है आपको 0.25 और आया कितना r/4। तो यहाँ से r कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ से r। ठीक है, तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो सीरीज में क्या होता है 4r। ठीक है, तो 4r मीन्स 4 × 1। तो आंसर कितना आ जाएगा, 4 × 1 कितना आ जाएगा आपका 4। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं भी कंफ्यूज हो रहा था। क्या लिखा है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस मतलब टोटल रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन में कितना है, कह रहा है 0.25। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में r/4 इसके बराबर होगा। और ये जो है हमारा, ये सीरीज में 4r होगा, तो r की जगह हमने 0.25 रख दिया। ठीक है, आगे चलते हैं। 35 क्वेश्चन कह रहा है, द नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड ऑन एन एवरेज इमिटेड बाय सोर्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ इतना व्हेन इट डिलीवर द पावर ऑफ इतना। तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है, पावर ऑफ सोर्स। आपको ये पढ़ा होगा हमने ड्वेल नेचर वाले चैप्टर में। पावर ऑफ सोर्स का जो फॉर्मूला होगा हमारा, वो होता है पावर इक्वल टू एनर्जी ओवर टाइम। और एनर्जी का भी आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, hc/λ। ठीक है, ये हो गया। अब मान लीजिए तो एक की है, बहुत सारे हैं तो हम इसको n, क्योंकि नंबर ऑफ पूछ रहा है ना, एक की होती है तो n की n का इंटू कर देंगे। तो हमें ये निकालना है। मुझे कैसे पता लगा, देखो इस क्वेश्चन में लिखा है नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड, तो n/t हो जाएगा आपका p/hc/λ। तो p की वैल्यू रख लीजिए 3.3 10⁻³ ठीक है, hc की वैल्यू आप रख लीजिए, h की 6.6 10⁻34 इंटू सी की रख लीजिए 3 × 10⁻। लैम्डा की ऊपर आ जाएगा लैम्डा, तो लैम्डा की वैल्यू ऊपर रख लेंगे 6⁻⁻7। ठीक है, तो सारा डेटा इसमें दिया था, ये दिया था, h ये रखना था। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये लगभग आएगा 10 की पावर में निकालना है, तो 10 की पावर ये 16 के आसपास बनेगा। ठीक है, अब जो नीट में सेक्शन बी है आपका, ये थोड़ा सा लेंदी आता है। अगर आप देखेंगे सेक्शन बी काफ़ी लेंदी आएगा, थोड़े इसमें क्वेश्चन आपको घुमा के मिल सकते हैं। तो कठिन नहीं होते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत लेवल अच्छा होता है। तो स्टार्ट करते हैं अपना सेक्शन बी वाला पार्ट। सेक्शन बी वाला जो पार्ट है हमारा 36 से स्टार्ट हुआ था, नीट 21 में। तो ये पहला क्वेश्चन है। अब देखिए बहुत सारा रहे क्वेश्चन, एक बार पढ़ें। कह रहा है 3 रजिस्टर, ठीक, विच हैविंग रेजिस्टेंस R1 R2 एंड R3 आर कनेक्टेड एज सोन, R1 R2 एंड R3। कह रहा है कि द रेशियो ऑफ I3 to I1। अच्छा, I3 ये दिया है, I1 में निकालना है, क्या होगा अगर ये। अब देखिए, आप इसमें इसको विजुलाइज कीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन आपका ये रहा, ये रहा क्वेश्चन आपका। ठीक है, यहाँ पर I1 है, यहाँ पर I2 है और यहाँ पे I3 है। ये R, अब मैंने बड़ा ही लिख दिया, वैसे वहाँ छोटे बने हैं, R3 है, ये R1 है। आपको कैलकुलेट करना है I3/I1। अब आप सबसे पहले इसमें देखिए, ये बंदा इसके पैरेलल में है। ठीक है, जो R2 है वो R3 से पैरेलल में है। तो R2 अगर R3 के पैरेलल में होगा तो आपको पता होना चाहिए पैरेलल में क्या होता है, वोल्टेज सेम। तो वोल्टेज जो R2 के अक्रॉस होगी वही R3 के होगी। तो IR से लगाएं अगर, तो वोल्टेज अक्रॉस 2 इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस 3। तो I2R2 इक्वल टू I3R3, ये बन गया। अब आप एक काम कीजिए, KCL लगा लीजिए इस पर। ठीक है, तो KCL होगा I1 इक्वल टू I2 प्लस I3। ठीक है, किसी एक की वैल्यू रख लो, I2/I3 निकालना है ना, I3/1 निकालना है, तो एक की रख लो किसी की। मान लो I2 की रख लेते हैं यहाँ से,
I3 R3 ओवर R2 प्लस I3, एक के रख लो आप किसी के भी। I3 की इसलिए रखी क्योंकि हमें I1/I3 निकालना था, दोनों में I3 कॉमन है, ध्यान से देखो। तो क्या हो जाएगा R3 ओवर R2। देखो कितना सरल क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा, वहाँ उल्टा निकालना है, तो इसका हम रेसिप्रोकल कर देते हैं। इसको पहले सॉल्व कर लो एक स्टेप और, तो ये हो जाएगा R3 प्लस R2 ओवर R2। तो इसको सॉल्व करने के बाद आ जाएगा I3 ओवर I1, R2 ओवर R3 प्लस R2, ये बन गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, अगर समझ में आ रहा है तो अपने पढ़ने वाले दोस्तों को शेयर कीजिए और लाइक करे मत जाना। क्वेश्चन नंबर 37 है। 37 कह रहा है A point object is placed at a distance 60 cm from a convex lens of focal length 30 cm. If a plane mirror were put perpendicular to principal axis of lens at distance 40 cm from it, the final image would be। तो ये आपका एक कॉम्बिनेशन है, ये लेंस है, ये मिरर है, तो पूछ रहा है कि कहाँ पर बनेगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, पहले हम थोड़ा रे डायग्राम विजुलाइज कर लेते हैं इसका। तो 37 क्वेश्चन है। 37 क्वेश्चन में ये आपका लेंस है और ये आपका प्लेन मिरर है। तो मान लीजिए कोई रे यहाँ से ऑब्जेक्ट से ये आई, ऐसे कोई रे आई, ठीक है। तो ये प्लेन मिरर में जैसे ही इंसिडेंट होगी, मान लीजिए यहाँ हो गई, ये गई, और ये प्लेन मिरर में इंसिडेंट हो गई, ये पहुँची, तो हमें लगेगा कि ये इधर कहीं फोकस हो रही है, ऐसे थोड़ा सा ऐसे फोकस हो रही लगेगा। तो अगर हम देखें, उसने कहा कि जो ऑब्जेक्ट रखी है, ये जो डिस्टेंस है ये कितनी है 60 सेंटीमीटर है, और जो कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ है वो 30 है। तो कॉन्वेक्स की आपको पता होगा फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, क्योंकि इसका जो प्रिंसिपल फोकस होता है वो राइट साइड होता है। यू नेगेटिव साइन कन्वेंशन के कि जो इंसिडेंट डायरेक्शन के अपोजिट डिस्टेंस होंगी वो नेगेटिव, या आप बोल सकते हो लेफ्ट साइड की डिस्टेंस नेगेटिव। ठीक है, तो इसके लिए अगर हम लगा दें, मान लीजिए इसकी इमेज कहीं बन गई इस वाले की, ठीक है। तो इसके लिए अगर मैं लेंस फॉर्मूला लगा दूं 1 - v 1 - u = 1/f। तो u कितना है हमारा, u है -60, f कितना है 30। ठीक है, इसमें लगाते हैं तो 1/v, इसको 1 ले लीजिए पहले के लिए, तो -60 = 1/30। ठीक है, तो 1/v1 ये प्लस हो जाएगा = 1/30। तो इसको आप सॉल्व कीजिए, उधर ले जाएंगे तो आप ये प्लस में आ जाएगा, तो v1 कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। ठीक है, ये रहा। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है आप देखें, तो v1 कितना आ गया 60 आ गया। ठीक, तो नेक्स्ट केस के लिए देखें, उसने क्या कर रखा है, इसकी गैप दे रखी है। तो हमारा 60 पे था और v1 भी कहाँ पे आया 60 पे आया। ठीक है, तो ये 40 है, तो 60 मीन्स इधर बनेगा ना कहीं, जो मैंने ये बनाया ये तो पूरा 40 है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो बचा कितना 20, तो यहाँ पे 20 आ गया। क्लियर। तो अगले केस के लिए जो इसके लिए u होगा वो कितना होगा 20, और कैसा माइनस का, v हमें निकालना है, और f जो है वो अगेन 30। ठीक है, तो इसके लिए लगा दीजिए अब, तो ये हो जाएगा 1/v, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा v का, और ये 30। ठीक है, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका ये आ जाएगा v = 60। ठीक है, तो ये 60 आ रहा है, ये 40 है, तो कितनी हो जाएगी इमेज की डिस्टेंस 60 - 40 = 20, क्योंकि ये 60 पे बना रहा है, दोनों के बीच में गैप कितना है 40 है। तो कुछ नहीं किया, इसका हमने इमेज निकाली पहले, इसके लिए फिर जो इमेज आएगी, तो देखा हमने कि ये तो 40 है, तो इसकी ऑब्जेक्ट यहाँ रखी है, तो मान लो जो इमेज है ऑब्जेक्ट का काम करेगी, तो 20 आ जाएगा, तो 20 से फिर हम इसको इसके लिए लगा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉजिक गेट का। एक क्वेश्चन आपके नीट के पेपर में कुछ भी हो जाए, लॉजिक गेट का आएगा ही आएगा। ठीक है,
और लॉजिक गेट आपने शायद नहीं पढ़ा होगा क्योंकि सीबीएसई में इस बार सिलेबस में हट गया था, लेकिन आप पढ़ें उसको। क्वेश्चन ये रहा, लॉजिक गेट के बहुत टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो जो क्वेश्चन है इसमें ये है कि ये एक आपके पास इनपुट है ए और बी, आपको आउटपुट बनाना है, ठीक है। दो आपको इनपुट दे रखे हैं, आपने उनके आउटपुट बनाने हैं ए और बी। अब देखिए यहाँ पर 5 जीरो लिखा है, तो जो नीचे वाली लाइन है इसका जो हमारा इनपुट है वो कितना है, वो आपका है अच्छा आपको ये भी दिया है, चलो ये भी सर्किट दिया है। तो सबसे पहले आप वो निकाल लीजिए, अगर ये सर्किट दिया है ना बूलियन अलजेब्रा का, वो निकाल लीजिए। देखिए ये ए है ना, तो ये इसको ए मिलेगा, यहाँ बी है तो इसने इसको बी दिया, ठीक है। ये कौन सा गेट है, ये है हमारा एंड गेट। एंड गेट में क्या होता है, ए डॉट बी हो जाएगा आगे जाके, ठीक है। और ये हमको बी यहाँ तो मिला और यहाँ पे क्या मिल गया, सी। और ये कौन सा गेट है, ये गेट जो आपका है ये है, देखो इसके एक आगे से क्या लग गया है, छोटा सा गोल गोल लग गया, तो एंड नहीं है, नैंड है। तो ये क्या हो जाएगा, बी डॉट सी का बार, जो एंड है ना उसका नेगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ बार से दिखाते हैं, नॉट हो जाता है। तो आफ्टर देन जब ये और गेट में जाएगा तो और गेट में ये प्लस हो जाएगा, तो आपका ये ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी बार, तो ये आपका फाइनल बूलियन अलजेब्रा हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कौन सा आंसर सही होगा। तो यहाँ जो आउटपुट होगा वो कितना आएगा, 5 वोल्ट का आउटपुट आएगा। तो ये तो हो नहीं सकता क्योंकि ऐसे लीनियर, आप इसके ऑप्शन में जाओगे, ये लीनियर लाइन तो इसमें होगी नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 नहीं हो सकता, फर्स्ट में 0 वोल्ट भी नहीं हो सकता। तो यहाँ से जब आप निकालेंगे आंसर, तो इसमें वैल्यू पुट करके देख लीजिए। देखिए जब दोनों 0 0 थे, ये जब दोनों 0 0 थे, यहाँ से देखिए तो 0 होना चाहिए, तो यहाँ पर दोनों 0 0 में 0 है, ये भी सही है, ये नहीं है सही, तो सेकंड ऑप्शन इसका सही होगा। क्योंकि जब दोनों, अच्छा नेक्स्ट हाफ साइकिल में देखिए ये 5 है, ये 0 है, तो यहाँ वैल्यू रखेंगे, आपको इसका आंसर सही वाला मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको आप ज़रूर एक बार प्रैक्टिस और कीजिए घर में, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हर बार आपसे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो गया आपका, अगर आप इसका ऑप्शन देखेंगे तो इसमें वैल्यू रखनी पड़ेगी आपको, किसमें, ये जो आपका ए बी और ये आया है, ठीक है। तो ए बी में क्या है, आप एक दो बार चेक करेंगे। तो जैसे आपने ए को भी 0 लिया, ये 0 लिया, ठीक है, बी को भी 0 लिया, तो जब जो 0 0 लोगे और सी को क्या लेना पड़ेगा, 5, क्योंकि दिखा रहा है ना, जो ऊपर ऊपर है वो 5 है, जो नीचे है वो 0 है। तो ये आपको वैल्यू पुट करोगे तो आपको जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 5 वोल्ट तो मिलेगा। और इसमें ये वाला ऑप्शन बन रहा है इसका, कौन सा, लाइन वाला, 5 वोल्ट है ना आउटपुट, तो आपका ये वाला आंसर इसका सही होगा। इसमें आप क्या करोगे, टेबल बनाओगे, फिर ए और बी में चेक करोगे कि कौन सा आंसर मेरा बनेगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कनेक्टेड टू एसी मेन, इतनी सप्लाई से एक स्टेप डाउन है और मेड ऑपरेट टू 11 वोल्ट, आगे कह रहा है 44 वाट लैम्प, इग्नोरिंग पावर लॉस इन ट्रांसफार्मर, व्हाट इज़ द करेंट। तो सिंपल सी बात है, आपने पढ़ा होगा ट्रांसफार्मर में इनपुट और आउटपुट सेम होगा, ठीक है। तो आपका जो 39 क्वेश्चन है, 38 तो आपका हो गया था, आप देखना। तो ट्रांसफार्मर में क्या होगा, इनपुट पावर जो होगी आउटपुट के बराबर होगी, और इनपुट पावर क्या होगी, प्राइमरी कॉइल से रिलेटेड होगी, तो Vp इंटू आई पी इक्वल टू Vs इंटू आई एस, ठीक है, सेकेंडरी हो गया। तो ये आपको कितना दिया है, 220, लेकिन प्राइमरी की करंट ही नहीं दे रखी है, और ये पावर आपको 44 दे रखी है। तो आप IP निकाल सकते हैं 44/220, तो ये आपकी करंट हो गई, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन था ये भी। ठीक है, अब आप सोचेंगे कि इनपुट और आउटपुट मतलब कब होंगे ना, तो ये हमेशा ना आइडियल ट्रांसफार्मर में ही पॉसिबल है, नहीं तो ट्रांसफार्मर में ना बहुत सारे लॉस होते हैं, तो ये है नहीं। लेकिन हम आइडियली चलते हैं, क्योंकि उसने भी क्वेश्चन में लिखा है
आप अगर देखेंगे क्वेश्चन में क्या लिखा है, इग्नोरिंग पावर लॉस, तो मीन्स आइडियली हो, तो ये बात आप ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 40 है, अ यूनिफॉर्म कंडक्टिंग वायर ऑफ लेंथ 12A एंड रेजिस्टेंस R इज बाउंड अप अ करंट कैरिंग कॉइल इन शेप इक्विलेटरल एंड स्क्वायर, व्हाट इज द मैग्नेटिक मोमेंट। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है, और मैं अगर आपको बताऊं ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से लिया गया है, जो एनसीईआरटी की एग्जाम्पलर होती है वहाँ से ये क्वेश्चन डायरेक्ट उठाया है। तो देखिए होगा कैसे ये क्वेश्चन। तो क्वेश्चन ये कह रहा है, देखिए मैग्नेटिक मोमेंट का आपको फॉर्मूला तो याद होगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है आपको पता होगा। मैग्नेटिक मोमेंट जो होगा आपका वो होता है M = N नंबर ऑफ टर्न I करंट इंटू एरिया ऑफ कॉइल, जो भी कॉइल है। अब आप देखिए वो कह रहा है कि ये कंडक्टिंग वायर थी, मान लीजिए वायर है, ठीक है, इसकी लेंथ कितनी है 12A और रेजिस्टेंस है 12। अब आपने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया है, पहला करा है इक्विलेटरल ट्राइंगल में, ये आपने एक इक्विलेटरल ट्राइंगल में कन्वर्ट कर दिया है जिसकी साइड कितनी है A, ठीक है। तो आप बताइए इसमें कितनी साइडें हो गई, 3 हो गई, ठीक है। तो आपको इसका एरिया पता होना चाहिए। तो जो आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल है उसका एरिया कितना होता है, √3/4A², साइड स्क्वायर होता है, ठीक है। अब आप जब फॉर्मूला लगाएंगे M = NIA, तो आप बताइए कितने टर्न हो गए इसके, 3 हो गए, तो कितना हो जाएगा, टर्न निकालेंगे जब आप, ये 12 था, तो टोटल लेंथ में आप इतने का डिवाइड कर दीजिए, ठीक, तो कितने आ जाएंगे 4 बार हमको 3 करना पड़ेगा ना, तभी तो 12 करेंगे, तो 4 हो गया, इनटू करंट हमें पता नहीं है, करंट ही रहने दो, और √3A/4A²। सेकंड कह रहा है स्क्वायर। अब अगर आप इसमें स्क्वायर में करेंगे, आप बताइए 12 का है आपके पास, आपको इसको लपेटना है तो कितने में, 4 4 4 करके लपेटना पड़ेगा ना, तो आपका n कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। साइड A है ना, ए, तो आप देखो ए एक बार में कितनी हो रही है, 4 हो रही है, और लेंथ कितनी है 12 है, तो कितने कॉइल बन जाएंगे, 4 बन जाएंगे, ठीक है। स्क्वायर कितने इसके 4 है ना, तो n3 बनेंगे, क्योंकि एक बार में 4 बन रहे हैं ना, तो n3 हो जाएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, M = N है 3, I हमें पता नहीं है, और स्क्वायर का एरिया तो पूरी दुनिया को पता है, साइड स्क्वायर। तो मतलब जैसे ही जितना भी सेब आपको निकालना है, जितना भी कोई भी सेब है, तो आपको n निकालना मेन है। n में क्या होगा, टोटल लेंथ ओवर पेरीमीटर, जो भी सेफ है ना उसका पेरीमीटर लगा दीजिए। अगर मान लिया यहाँ पे हेक्सागन आ जाता है, तो 12A है, तो हेक्सागन में कितना होता है, 1 2 3 4 5 6, तो 6A लिख दीजिए तो 2 बनेंगे, ठीक है। वैसे भी आप कॉमन सेंस से सोच सकते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन था इसमें ये पूछ रहा है कि इनका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, तो आप इसको सॉल्व कीजिए, √3IA², ये वाला, और सेकेंड 3I, तो ये ए ऑप्शन इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 41 F = दिया है आपको, वो बता भी रहा है भाई ये करो करके, ठीक है। Q1 लेना है, तो पूछ रहा है कि B का कंपोनेंट बताइए, सब कर रखा है। अगर आप मैथमेटिक्स, आप तो नीट वाले हो तो मैथ्स शायद ही होगी किसी की, अगर है तो अच्छी बात है, तो वो स्टूडेंट इसको कर सकते हैं। करना कैसे है देखिए, F दिया है आपको, चलिए शुरू ही कर लेते हैं। F दिया है आपको, वो क्वेश्चन भी कह रहा है आपसे ऐसे करना है, तो जो आपका 41 है कैसे हो जाएगा, F = QV×B, ठीक है। और इसके बाद उन्होंने फर्दर लिखा है QV×BI + BJ + B0K। और क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, आपको Q दिया है 1, V दिया है आपको 2I + 4J + 6K, और F दिया है आपको 4I - 20J + 12K, ये आपको डेटा दिया है। तो ये एक वेक्टर और स्केलर का क्वेश्चन है। तो जब आप इसमें वैल्यू रखेंगे, ठीक है, F की वैल्यू, F की जगह पे F रख दीजिए, तो 4I - 20J + 12K आपने यहाँ रख लिया, Q की जगह Q रख लीजिए। अब देखिए A क्रॉस B आपको याद होना चाहिए, एक डब्बा बनाना होता है डिटर्मिनेंट का,
आई जे के। ए वाले कंपोनेंट तो वेलोसिटी के हैं 2 4 6 2 4 6 और बी वाले बी नॉट। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। इसमें करना क्या होता है, इसके अबाउट एक्सपेंड करना होता है। आप ऐसे पेन रख लीजिए अपना, तो इन दोनों का इंटू करके सॉल्व कर लीजिए। फिर सेकंड वाले के आगे माइनस लगाओ, फिर इन दोनों का इंटू करके सॉल्व कर दीजिए। फिर ऐसे आपने वेक्टर प्रोडक्ट करा होगा, वही है। तो आई लिया तो मैंने 2 छिपाए, तो क्या होगा 4b0 माइनस 6b। 4 बीच में माइनस करना है दोनों को। जे के आगे हमेशा माइनस लगेगा। ये किया तो 2b0 माइनस 6b, 2b0 माइनस 6b एंड प्लस के में ये गया तो 2b माइनस 4b0। अब देखिए यहाँ आई जे के से कंपेयर कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो जब आई जे के से आप कंपेयर करेंगे तो देखिए एक इक्वेशन आपको मिलेगी यहाँ से 4b0 माइनस 6b इक्वल टू आई, सॉरी 4, ये आई को कंपेयर कर रहे हैं ना। सेकेंड को करेंगे तो हो जाएगी 2b0 माइनस 6b इक्वल टू माइनस 20, और इसको कर लेंगे तो 2b माइनस 4b0, ठीक है, इससे कर रहे हैं कंपेयर, इक्वल टू 12। तो ये आपके पास 3 इक्वेशन बन गए। सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर बन जाएगा। तो इसका जो आंसर है वो सेकंड वाला सही है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे ना तो आपका बनेगा -6i माइनस 6j माइनस 8k। ये एलिमिनेशन मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन से आप सॉल्व कर सकते हैं, ये आपकी विश है। क्वेश्चन नंबर 42 क्वेश्चन है आपका। 1 मिनट के लिए आप इसको पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है अ पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर विद यूनिफॉर्म स्पीड टेक एन टाइम टी, ठीक है, टू कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन। एक रिवॉल्यूशन में उसका इतना टाइम लग रहा है। आगे पूछा जा रहा है इफ़ स्पीड वेर प्रोजेक्टेड विद सेम, इफ़ दिस पार्टिकल वेर प्रोजेक्टेड विद सेम स्पीड एट एंगल थीटा टू हॉरिजॉन्टल, द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाई इट इक्वल टू 4r। द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हमें कैलकुलेट करना है। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, अगर एक बार आप इसको करेंगे, इसमें लग रहा है प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन कंसेप्ट, ठीक है, पढ़ लिया होगा आपने, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, नहीं तो आप पेपर डाउनलोड कर लीजिए नेट का। तो क्वेश्चन कह रहा है कि जो उसकी स्पीड है ना, स्पीड कितनी हो जाएगी, एक सर्कुलर लेना है तो जो हमारी इसकी स्पीड हो जाएगी, स्पीड ऑफ पार्टिकल कितनी हो जाएगी 2πr/t, ये हो जाएगी। अब क्वेश्चन कह रहा है कि जो मैक्सिमम हाइट है, अब आप याद रखो कि जब आप किसी प्रोजेक्टाइल को किसी एंगल से भेजते हैं तो मैक्सिमम हाइट कितनी होती है, ये आपको याद होना चाहिए भैया, u² साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g, ठीक है। लेकिन आपको मैक्सिमम हाइट कितनी दे रखी है 4r, ठीक है, तो आप इसके इक्वल क्या कर दीजिए 4r। तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 2 जा 8rg ओवर u²। अब u की वैल्यू आपकी ये है, ये भी रख लीजिए। तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 8rg, और ये हो जाएगा, इसको यहाँ रख देंगे तो 4π² r² और t², ये आपका साइन थीटा हो गया। तो यहाँ से आप देखें तो 4 से कैंसिल हो गया, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2rg t², एक r से एक r भी कैंसिल हो गया, तो g से कोई कैंसिल नहीं होगा, π² r। तो जब आप इसको निकालेंगे तो साइन थीटा इक्वल टू रूट में चले जाएगा 2g t² ओवर π² r, लेकिन आपको क्या निकालना है थीटा। तो थीटा हो जाएगा साइन इनवर्स 2g t² ओवर π² r। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा
2g वाला जो होगा वो साइन पाई स्क्वायर आर, ये आपका सही होगा। ठीक है, टी स्क्वायर है ना, हाँ टी स्क्वायर है। तो देखिए क्वेश्चन इजी था लेकिन थोड़ा सोचना था। क्वेश्चन नंबर 43, तो 43 क्वेश्चन है, आप पढ़िए 1 मिनट। क्वेश्चन कह रहा है कि अ सीरीज एलसीआर सर्किट कंटेनिंग 5 हेनरी इंडक्टर, 80 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर, 40 ओम रजिस्टर इज कनेक्टेड टू 230 वेरिएबल frequency AC source. The angular frequency of source at which power transfer to the circuit is half. देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कह रहा है कि ऐसा वो बताइए फ्रिक्वेंसी जहाँ पर पावर क्या हो, हाफ एट रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी। तो आपने पढ़ा होगा AC में रेजोनेंस, तो जो रेजोनेंस सर्किट है वहाँ पे ये कंसेप्ट आता है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 44 है। आपने देखा होगा वहाँ एक रेजोनेंस का सर्किट बनता था, जैसे ये आपका रेजोनेंस का ऐसे ग्राफ बनता था, ये रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी है। तो यहाँ पर जैसे ω1 है और यहाँ पे ये ω2 है, तो जो आपका ये ω1 ω2 के बीच में बैंडविड्थ है डेल्टा W, ये आपकी किसके इक्वल होती थी, ये होती थी आपकी R/12 के इक्वल। तो आप ये भी बोल सकते हो जो हाफ पावर फ्रिक्वेंसी है, हाफ पावर फ्रिक्वेंसी वो कितनी होती है, ω0। देखिए इतना ही ये प्लस है और इतना ही ये माइनस है, तो हम इसको लिख देते हैं प्लस माइनस R/12, ये होती है। आप NCERT खोलिए मिलेगा आपको, ठीक है। और जबकि जो रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी होती है वो होती है 1/√LC, ठीक है। तो जब हम इस पे लगाएं, सारा डेटा तो आपको दिया है, देखिए आपको क्या क्या दिया है इसमें, इस क्वेश्चन में आपको ω0 निकालना है सबसे पहले, तो ω0 हो जाएगा 1/LC, तो ये हो गया 5 × 80 माइक्रोफेरेड टू 10⁻⁻⁶, तो ये हो गया 400 का हो जाएगा 20, ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 50 रेडियन पर सेकेंड। अब बात रही R/12 भी निकाल लीजिए एक साथ, तो R/12 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, R की वैल्यू कितनी हो गई 40 और 12 हो जाएगा 2 × 5 40 10, तो 4 हो जाएगा। अब देखिए एक बार प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 54, एक बार माइनस करेंगे तो 46। इसको बोलते हैं अपर बैंड फ्रिक्वेंसी और 46 को बोलते हैं लोअर बैंड फ्रिक्वेंसी। तो ये आपका 44 हो गया, ठीक है, सॉरी 43 है। अब चलते हैं 44 में। 44 कह रहा है For a circular ring of mass m and radius r, an arc corresponding to 90 sector is removed. The moment of inertia of remaining part of ring passing through axis center of ring and perpendicular to plane of ring is k times mk². Then find value of k. तो सिंपल सा एक क्वेश्चन है आपके पास, अगर आप इसको समझें। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, 44 कह रहा है कि एक आपके पास डिस्क है ये वाली, ठीक है, इसका ये मास m है और r है, ठीक है। अब हमने करा क्या, इसमें एक सेक्टर बना दिया ऐसे, ठीक है। ये जो सेक्टर है ये 90 पे हमने कैंसिल करा है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले तो देखना है कि ये m है तो इसका मास कितना हो जाएगा, ठीक है। तो आपने 90 है तो कितना पार्ट m/1/4 निकाल दिया ना बाहर, तो जब 90 में 1/4 निकाल देंगे तो मास कितना बच गया आप 3m/4, ठीक है। रेडियस तो वही रहेगी। तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा जब ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन हो जाते हैं तो हमें dm/r² लगाना पड़ेगा। तो r² तो बाहर आ जाएगा, तो dm कितना हो जाएगा, dm का आपका m हो जाएगा, तो r² m हो गया, तो ये हो जाएगा r² और मास कितना है 3m/4, ठीक है। तो इसको आप देखें अगर, तो ये हो जाएगा r² है तो इसका आपका हो जाएगा 3/4 mr²। तो आपका जो ऑप्शन होगा k की वैल्यू निकालनी है वो कितनी आ जाएगी 3/4, ठीक है, क्योंकि 1/4 निकाल दिया ना तो मास कितना 1/4 कम हो गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45 आपका है बेस्ड काइनेमेटिक्स में लेवर प्रिंसिपल आपने पढ़ा होगा।
क्वेश्चन कह रहा है कि यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ इतना, मास इतना, इज बैलेंस ऑन द वेज प्लेस्ड एंड 40 मार्क, ये 40 मार्क क्या है यहाँ पर बैलेंस है। आगे कह रहा है मास 2 kg सस्पेंड फ्रॉम द रॉड एट 20, या मैं उसके बाद 20 पर हमने एक और सस्पेंड किया है, एंड अनदर अननोन मास एम इज सस्पेंडेड फ्रॉम रॉड एट 160 सेंटीमीटर मार्क, इसको यहाँ पे कर रखा है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एम सच दैट रॉड इज इन इक्विलिब्रियम। तो ऐसा वो बताइए जिससे रॉड इक्विलिब्रियम में हमारा आ जाए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 45। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ 200 सेंटीमीटर एंड मास 500 ग्राम इज बैलेंस ऑन वेज प्लेस एट 40 सेंटीमीटर। ये जो 200 वाला आपका है ये 2 kg, और ये आपके 500 ग्राम का मास जो है वो कहाँ पर बैलेंस है, कह रहा 40 सेंटीमीटर पे। आगे कह रहा है कि मास ऑफ 2 kg सस्पेंडेड फ्रॉम द रॉड एट 20 सेंटीमीटर। यहाँ पर एक रॉड पे मास है, ये हमारा 20 सेंटीमीटर पे बैलेंस है। आगे द रॉड एट 160 सेंटीमीटर मार्क एक्स ओवर इन फिगर, और 160 पे मास हमारा ये है, मतलब 3 है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। तो क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एम सच दैट रॉड इज इक्विलिब्रियम। तो देखिए आपका इक्विलिब्रियम कब होगा, आपको देखना पड़ेगा ये जो सिस्टम है ये वेज सिस्टम है, तो यहाँ पे मास का क्या लगेगा, टॉर्क। टॉर्क अगर आपका ओ के अबाउट, ये जो ओ है इसके अबाउट तीनों का टॉर्क सेम होगा, या आप बोल सकते हो तीनों के टॉर्क का सम कितना होगा, 0 होगा, तो आपका ये इक्विलिब्रियम में होगा। क्योंकि इक्विलिब्रियम लिखा है ना, इक्विलिब्रियम कब होता है, जब टॉर्क 0 होगा रोटेशन में, और वैसे मैकेनिक्स में जब फोर्स 0 होगा। तो हम निकालते हैं सबसे पहले टॉर्क इस 2 किलो का ओ के अबाउट, किसी पॉइंट के अबाउट हम टॉर्क निकालेंगे। तो हमारा कैसे होगा देखिए, 45 है, तो सबसे पहले हम निकालते हैं टॉर्क एट पॉइंट ओ पॉइंट पे हम निकालते हैं। ठीक है, इस ओ पॉइंट पे टॉर्क निकालते हैं किसका, 2 किलो का, ड्यू टू 2 kg। तो 2 किलो का जो टॉर्क होगा, टॉर्क का फॉर्मूला आपको आता होगा, टॉर्क इक्वल टू क्या होता है, आर क्रॉस एफ। ठीक है, या आप इसको ओपन कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा आर एफ साइन थीटा। ठीक है, और डायरेक्शन कौन सी होगी, यहाँ पे आप देख सकते हो एक्स और वाई में है, तो उसके परपेंडिकुलर। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है, देखिए आप जब इस पे लगाएंगे तो मैक्सिमम टॉर्क कहाँ पे मिलेगा, 90 पे, और आर कितना दिया है 20, और एफ कितना दिया है 20 इंटू 10⁻⁻²। ठीक है, आर दिया है, एफ हमने ये ले लिया, और साइन 90, साइन 90 कितना हो गया 1, साइन 90। अगर आप रॉड की जो डायरेक्शन है उसको एक्स एक्सिस ले लेते हैं, ये वाली रॉड की ये वाली एक्स ले लेते हैं, ये वाई है, तो टॉर्क कहाँ लगेगा, परपेंडिकुलरली। थर्ड अगर आप देखें सेकंड में, टॉर्क ड्यू टू मास ऑफ रॉड, मास ऑफ रॉड की वजह से टॉर्क अगर देखें वो कितना हो जाएगा, ये टॉर्क 1 है, टॉर्क 2 इक्वल टू वो हो जाएगा आपका 5 इंटू 60 10⁻⁻² इंटू अगेन साइन 90, लेकिन उसकी जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, माइनस के कैप। कौन से वाले का है, ये आपका ये वाला है जो, ठीक है, 500 ग्राम दिया था, और कितने पे बैलेंस था, 60 पे हो जाएगा ये। ठीक है, 20 ये है, 40 है, तो 60 हो जाएगा। और ये आपका उस साइड से देखा रहेगा तो माइनस जे में है, तो इसका जो परपेंडिकुलर इंटू होगा आर क्रॉस एफ का, तो वो इसके परपेंडिकुलर होगा, तो माइनस के है। अब इसका बचा, तीसरे का भी निकालते हैं, टॉर्क ड्यू टू मास एम, इसका निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए मास का हमें फोर्स पता नहीं है, तो हम उस पर लगा देते हैं एम जी, फोर्स की जगह पे क्या रख दें एम जी, और डिस्टेंस है हमारी वहाँ से इक्विलिब्रियम से देखा तो 160 है, तो 160 में से 40 किया तो 120 इंटू 10⁻², ये हम मीटर में लिख रहे हैं, इंटू साइन 90, अगेन इसका भी माइनस के कैप। ठीक है, ये आपका 3 केस हो गए। अब तीनों का टॉर्क ओ के अबाउट कितना होगा इक्विलिब्रियम में, 0, टॉर्क 1 प्लस टॉर्क 2 प्लस टॉर्क 3 इक्वल टू 0। तो जब तीनों का टॉर्क 0 होगा, रख दीजिए वैल्यू, तो आप देख सकते हैं इसमें टॉर्क 1 से 4, 2 से 3 और इससे 12 है, बाकी सब सेम है देखिए। ठीक है,
4, यहाँ 5 हो गया, 2 2 जा 4 और 90 तो 1 ही हो जाएगा, इक्वल टू 0। तो ये कितना हो गया 7, 4 में से 3 1 हो गया, और तो m आ जाएगा आपका 1/12 kg। ठीक है। 46 क्वेश्चन है आपका, देखते हैं क्या कह रहा है। 27 ड्रॉप ऑफ सेम साइज आर चार्ज एज 220 ईच, दे कंबाइन टू फॉर्म बिगर ड्रॉप, कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ बिगर ड्रॉप। चलिए मान लीजिए 2 ड्रॉप हैं आपके पास, एक स्मॉलर ड्रॉप है और एक हमारे पास बिगर ड्रॉप है। ठीक है, तो जो स्मॉलर ड्रॉप है, मान लीजिए स्मॉलर ड्रॉप का चार्ज क्यू है और रेडियस हमारी छोटी आर है। बिगर ड्रॉप का कितना है, कैपिटल है और रेडियस आर है। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो हमारे पास मान लीजिए ये इनका नंबर जो है n है, तो n स्मॉलर ड्रॉप मिलके क्या कर रहे हैं, एक ड्रॉप बना रहे हैं बिगर वाली। ठीक है, तो जो n का वॉल्यूम होगा, n स्मॉल का जो वॉल्यूम होगा वो एक बड़े के बराबर होगा। जैसे मैं आपसे कहता हूँ कि 4 रुपये मिलके, ठीक है, 4 रुपये मिलके एक, या रुपये छोड़ो, 4 पेन मिलके एक लाइन बनाते हैं, तो जो 4 का वो होगा लेंथ, वो 1 के बराबर हो जाएगी। वैसे ही तो n की, यहाँ पर n का जो वॉल्यूम हो जाएगा, एक का जो वॉल्यूम होगा उसमें n का इंटू कर लो, तो n का जो वॉल्यूम होगा वो 1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से क्या निकलेगा देखिए, और ड्रॉप को स्पेरिकल शेप एज्यूम किया जाता है, तो स्पेयर का वॉल्यूम क्या होता है 4πr³ ले लीजिए, इक्वल टू इसका हो जाएगा 4/3πr³। तो इससे ये कैंसिल हो गया। ठीक है, तो आपका जो r है वो कितना हो जाएगा n, और r³ है तो ये पावर हटेगी, तो यहाँ 3 और यहाँ 3। तो जो बड़े ड्रॉप है उसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, उसकी रेडियस हो जाएगी आपकी n 1/3r। मे बी अगले एग्ज़ाम में आपसे ये पूछ लिया जाए कि बड़े ड्रॉप की रेडियस बताओ। ठीक है, लेकिन हमें क्या पूछा है, पोटेंशियल। अब ये तो रेडियस है, पहले हम चार्ज भी निकाल लेते हैं। तो चार्ज कितना हो जाएगा आपका, चार्ज हो जाएगा, जो बड़ा का चार्ज हो जाएगा वो जितने भी हैं, मान लीजिए n ड्रॉप हैं तो n के चार्ज के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो चार्ज हमारा जो बड़े का बनेगा वो n टाइम स्मॉलर एक का चार्ज हो जाएगा। ठीक है, अब ये भी निकल गया। अब आपको निकालना है पोटेंशियल। ठीक है, तो जो स्मॉलर ड्रॉप है उसका जो पोटेंशियल होगा स्मॉलर ड्रॉप का, वो कितना होगा, मान लीजिए स्मॉलर का पोटेंशियल आपका v, स्मॉल v है, इसका है 4/3πr³, ये छोटे का है। ठीक है, n ड्रॉप है, तो n ड्रॉप का जो पोटेंशियल होगा वो 1 के बराबर होगा। ठीक है, तो बिगर का कितना हो जाएगा, बिगर का हो जाएगा k बड़ा Q और बड़ा R। ठीक है, तो आप इसकी वैल्यू रख लीजिए, Q की वैल्यू, चार्ज जो है n आ जाएगा, तो यहाँ पे ये हो जाएगा n Q K, और R की वैल्यू भी आप वही रख लीजिए छोटे के टर्म में 1/3r। ठीक है, ये वाला जो है आपका एक का क्या बनेगा, एक का आपका बनेगा स्मॉलर का KQ/R। ठीक है, तो बड़े का कितना हो जाएगा, ये KQ/R है, इसको मैंने v लिया है, उसको सॉल्व करो, n की पावर ये हो जाएगा 1 - 3 करेंगे और ये v, तो n 2/3 टाइम v। इसका मतलब है बिगर का जो पोटेंशियल बन जाएगा वो स्मॉलर के जितने भी नंबर लेते हो उसका 2/3 होगा। अब के n कितना है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में जो n की वैल्यू है वो है 27। ठीक है, और पोटेंशियल है 220, तो यहाँ पर 27 रख लीजिए। तो 27 2/3 इंटू 220, इसको सॉल्व करेंगे, 3 से 3 कट गया, 9 इंटू 220, तो आंसर आ जाएगा 1980 वोल्ट। ये रहा आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 47। ठीक, तो 47 क्वेश्चन कह रहा है, एक मिनट आप पढ़ लीजिए। अ कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सलरेट एट 5 मीटर पर सेकेंड एट t = 4। ठीक है, आगे कह रहा है कि अ बॉल ड्रॉप आउट ऑफ अ विंडो बाय अ पर्सन सिटिंग इन द कार। ठीक है, कार चल रही है
T4 पे एक बच्चे ने बॉल फेंक दी बाहर, जो कार में ऑलरेडी बैठा हुआ है। तो कह रहा है व्हाट इज़ द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ बॉल एट t इक्वल टू 6 सेकेंड। तो 6 सेकेंड में बॉल की वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकालना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। 47, तो 47 आपका है, वो कह रहा है इनिशियल बताइए आप। सबसे पहले इनिशियल की बात हुई, तो जो इनिशियल वेलोसिटी होगी किसकी, कार की, वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 0। क्लियर। और एक्सेलरेशन इनिशियली कितना दिया है, 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब 4 सेकेंड में एक बॉल गिराई जा रही है, तो 4 सेकेंड में वेलोसिटी कितनी होगी, न्यूटन का फर्स्ट लॉ लगा लेते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन का। तो ये कितना हो जाएगा, v इक्वल टू 80। ठीक है, और यहाँ से जब आप निकालेंगे a हो गया 5 और t हो गया 4, तो v कितना आ जाएगा 20। ठीक है, मीटर पर सेकेंड। तो आपकी इनिशियल भी आ गई, T4 पे आ गई। अब वो क्वेश्चन कर रहा है कि जैसे T4 पे हमने एक बॉल ड्रॉप करी, ठीक है, तो उस इंस्टेंट पे जो 20 मीटर पर सेकेंड है वो कैसी वेलोसिटी होगी, वो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी। ठीक है, तो आफ्टर t सेकेंड पर देख, आफ्टर 2 सेकेंड, क्योंकि 6 सेकेंड में पूछ रहा है, तो हॉरिजॉन्टल ये वाली जो वेलोसिटी हो जाएगी ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि विंडोज से फेंक रहे तो वेलोसिटी वो उस स्टैंड पे हॉरिजॉन्टल हो जाएगी। अब हम 2 सेकेंड पे निकालते हैं। ठीक है, क्योंकि 4 सेकेंड तक तो वैसे ही था ना, T6 पे निकालना है। तो T6 पे हम y कंपोनेंट निकालें तो Vy सेम वही, लेकिन आप वर्टिकली फेंक रहे हैं तो ये तो 0 रहेगा, ये हो जाएगा g। मैं a10 ले लेता हूँ क्योंकि a g के बराबर हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो गया, तो ये कितना आ गया 20। अब मान लीजिए ये रोड है, ये बंदा है, तो उसने जब पहली वेलोसिटी फेंकी वो तो हॉरिजॉन्टल थी और उसके बाद वो नीचे को गई। ठीक है, तो यहाँ से जब ये नीचे को, इसका एंगल क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट 90 में बनेगा। तो v इक्वल टू रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, तो इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 20√2। तो 6 सेकेंड में अगर आप T6 पे देखेंगे तो उसकी स्पीड जो हो जाएगी वो हो जाएगी 20√2। और पूछ रहा है एक्सेलरेशन क्या होगा, तो एक्सेलरेशन तो फ्री फॉल जैसा ही होगा ना 2 सेकेंड बाद। तो एक्सेलरेशन फ्री फॉल में कितना हो जाता है, प्लस g 9.8 कर लीजिए, ठीक है, या 10 कर लीजिए, आपकी मर्जी। ऑप्शन में वैसे 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ऑप्शन में यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड है, क्योंकि जब बॉल हम ऐसे फेंकते हैं ना अर्थ की तरफ, जो भी g होगा वो पॉजिटिव होगा, अर्थ के अपोजिट नेगेटिव। क्वेश्चन नंबर 48। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है, 1 मिनट आप इसे भी पढ़ लीजिए। 48, क्वेश्चन कह रहा है पार्टिकल ऑफ मास m इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी v इक्वल टू v के ई k लेस देन 1 फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, v इज स्केप वेलोसिटी, द मैक्सिमम हाइट एबव द सरफेस रीच्ड बाय पार्टिकल इज। तो कह रहा है कि इस स्पीड से फेंक रहे हैं तो कितनी मैक्सिमम हाइट वो अटेंड करेगा। सिंपल क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए, तो हमें दिया है इतनी वेलोसिटी से फेंका गया v k, ठीक है, जहाँ k जो है वो 1 से छोटा है। जब k 1 से छोटा होगा तो समझ लीजिए v जो है v से भी छोटा होगा। ठीक है, अब मान लीजिए ये अर्थ है, ये अर्थ है, तो अर्थ सरफेस से फेंका जा रहा है। मान लीजिए कोई हाइट h चढ़ गई ऊपर यहाँ, ठीक है, तो ये तो अर्थ की रेडियस है ना, और यहाँ h डिस्टेंस तक वो बॉडी चले गई है। तो आप यहाँ से जब वेलोसिटी देंगे तो जो काइनेटिक एनर्जी होगी, यहाँ पे अर्थ सरफेस पे तो काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों होंगी, ऊपर जाके पोटेंशियल हो जाएगी। तो अप्लाई कर देते हैं, तो हाफ काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, पोटेंशियल कितनी होगी, माइनस g/m/, डिस्टेंस होता है, m मास ऑफ अर्थ और जिस बॉडी को फेंक रहे हैं उसका मास, ये r है, तो सरफेस पे ये हो गया। एक टाइम बाद यहाँ जाएगा, काइनेटिक 0 हो जाएगी, किसके बराबर होगी, पोटेंशियल के। तो g/m/r, क्योंकि r ये था और h ये था, तो r प्लस h। इस पूरे को सॉल्व कीजिए आप, तो आपका क्या होगा, m से m कट जाएगा, तो हाफ v स्क्वायर, और इसको उस साइड ले जाते हैं तो ये हो जाएगा g/m/r माइनस g/m/r प्लस h। ठीक है, तो gm कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 1/r माइनस 1/r प्लस h। ठीक है, अब वेलोसिटी की भी यहाँ वैल्यू रख देते हैं। ठीक है, तो अगर आप वेलोसिटी की वैल्यू रख देंगे तो कितनी हो जाएगी, k² v e² इक्वल टू gm
इसको सॉल्व कीजिए, आर प्लस एच माइनस आर तो एच और आर आर प्लस एच। आपसे क्या पूछा है, हाइट पूछी है, तो ये तो v था, और v आपको पता होना चाहिए जो एस्केप वेलोसिटी होती है वो होती है √2gm/r। ठीक है, ये थीटा पे डिपेंड नहीं करेगी, कौन से एंगल से फेंक रहे हैं, ये उस जहाँ से फेंक रहे हैं उसके मास पे डिपेंड करेगी। ये नहीं कि जिस प्लेनेट को फेंक रहे हैं प्रोजेक्टाइल बॉडी पे ये डिपेंड नहीं करते, भले ही आप 10 किलो फेंकें, 20 किलो फेंकें, 40 किलो फेंकें, एक ही होगी। डिपेंड ये करता है कि फेंक कहाँ से रहे हैं, ठीक है, लोकेशन पे डिपेंड करती है। तो v की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, तो आपका ये आ जाएगा, इसमें अगर आप पुट करेंगे h/g/r तो ये हो जाएगा हाफ, k तो यही रहा k², v की वैल्यू में स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 2gm/r इक्वल टू gm, यहाँ r बाहर निकाल लेते हैं तो हो जाएगा h r प्लस h। इससे ये कैंसिल हो गया, ठीक है, 2 से ये कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया k² इक्वल टू h/r प्लस h। यहाँ से आप h रीअरेंज करके निकालेंगे तो h आ जाएगा आपका r² 1 - k²। तो क्वेश्चन सिंपल था, लेकिन आपको कंजर्वेशन आना चाहिए कि कैसे लगाना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 है, अ बॉल ऑफ मास 0.15 इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट 10 मीटर and strike the ground and rebound to same height, the magnitude of impulse imparted to ball। तो कितना इम्पल्स होगा कह रहा है जब बॉल हम किसी हाइट से फेंकें और वो वापस चले जाए। तो क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ चलते हैं। तो 49 है, आपको मास दिया है बॉल का 0.15 kg, ठीक है, और जहाँ से ड्रॉप कर रहे हैं वो हाइट भी दे रखी है 10 मीटर। अब बॉल नीचे गिर रही है फिर ऊपर जा रही है, तो आपको पता होना चाहिए कि इम्पल्स क्या चीज़ है, ठीक है। जब तक आप इम्पल्स नहीं समझेंगे तब तक आप नहीं कर पाएंगे। तो इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम होती है चेंज इन मोमेंटम, जो इम्पल्स होता है वो होती है चेंज इन मोमेंटम। इम्पल्स आपने सेकंड लॉ में देखा होगा, जब हम बॉल कैच करते समय हाथ पीछे को खींचते हैं, वो सब इम्पल्स ही तो है। तो P फाइनल माइनस P इनिशियल, ठीक है। अब आप पहले देखिए, जैसे बॉल यहाँ पे थी किसी हाइट में, ये ग्राउंड पहुँची, ठीक है, तो जब ये बॉल ग्राउंड पहुंची तो इसकी स्पीड कितनी होगी, फ्री फॉल वाली होगी 2gh, और 2gh मतलब हो जाएगी 10√2, ठीक है। और फिर इतने ही स्पीड से ये नीचे को आई, मान लीजिए ये एक्स डायरेक्शन है, ये वाई है, तो नीचे को क्या आएगी, जे डायरेक्शन से आएगी -j, और ऊपर को जाएगी दोबारा तो +j से जाएगी, तो ये इनिशियल हो जाएगी j के साथ माइनस और वो प्लस। तो इम्पल्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, m कितना था हमारा, mv फाइनल माइनस mv इनिशियल। कैसे हो गया, क्योंकि ना मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, मास कॉमन ले लेते हैं, तो Vf कितना हो जाएगा 10√2, ठीक है, और -j होगी, क्यों, क्योंकि नीचे को आ रही है, -10√2 प्लस j होगी, क्योंकि ऊपर को वेलोसिटी पॉजिटिव। तो ये 10√2 भी बाहर ले लेते हैं और मास हम 0.15 रख देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए ये प्लस माइनस है, माइनस माइनस ये हो जाएगा 2 टाइम इंटू 2j, वो भी माइनस का, ठीक है। तो अब आप इसमें सॉल्व कर दीजिए इसको, तो ये आपका आएगा 10 15, तो लगभग ये आएगा 4.2 माइनस j, ठीक है। तो आपका जो आंसर है ना वो 4.2 है, क्योंकि उसने मैग्नीट्यूड पूछा है, देखिए मैग्नीट्यूड लिखा है, तो इसलिए 4.2। समझ रहे हैं ना, जैसे बॉल यहाँ से हमने गई, यहाँ तो u0 था ना, तो बॉल ये नीचे गई, तो यहाँ क्या होगी, v इक्वल टू 2gh, फिर ऊपर को आएगी तो वही स्पीड से तो आएगी ना ऊपर, फिर नीचे कम होगी, तो ये आपका ये हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है, टू कंडक्टिंग सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस r1 एंड r2 आर प्लेस्ड इन सेम प्लेन विद देयर सेंटर कोइंसाइडिंग, ठीक है। If R1 greater than R2, the mutual inductance M between will directly proportional। उनके बीच में जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा वो क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ चलते हैं। 50 क्या कह रहा है, क्वेश्चन 50 है आपका, ये आपकी R1 रेडियस है और ये आपकी R2 रेडियस है, ठीक है। तो अब जो आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है ना वो 2 कॉइल के लिए होगा, तो फाई इक्वल टू क्या होता है mi,
ठीक है। अब जो यहाँ पर एम आई है, अब यहाँ से तो आप निकाल देंगे ना म्यूचुअल इंडक्टेंस फाई ओवर आई, लेकिन फाई कैसे निकलेगा? तो आपने पढ़ा होगा फाई इक्वल टू क्या होता है, बी ए। तो पहले इन दोनों के बीच में आप बी निकालिए, ठीक है। तो बी सेंटर पे कितना होगा, बी इक्वल टू सेंटर पे हो जाएगा म्यू नॉट आई ओवर 2R1, क्योंकि इस कॉइल के अंदर निकाल लो ना आप, 2R1 हो जाएगा। अब जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है आप इनर का निकाल रहे हैं, ठीक है। ये तो बी सेंटर पे है, तो इनर में इसके सराउंडिंग कौन है, ये, तो इसका एरिया भी तो कवर होगा। तो जो फाई होगा ना, ये एरिया ऑफ क्या होगा, 2, और फील्ड किसका होगा, पहले का, म्यूचुअल है ना। मतलब एक में हम फ्लक्स चेंज करेंगे तो ईएमएफ दूसरे में क्रिएट होता है। तो दोनों का जो म्यूचुअल इंडक्टेंस, नाम ही से पता लग रहा है म्यूचुअल, सेल्फ में क्या होता है, एक ही कॉइल, उसी का एरिया, सब कुछ उसी का। यहाँ पर इसका फील्ड है तो इसका एरिया, अगर इसका फील्ड होगा तो इसका एरिया होगा। तो B1 की वैल्यू रख लीजिए म्यू नॉट I1 ओवर 2R1 इंटू एरिया रखेंगे अगर पाई R2 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करें तो आपका जो फाई है उसमें क्या आ रहा है, R2 स्क्वायर बाई R1, ठीक है। और मैंने कहा फाई बाई आई है, तो आई से तो आई कैंसिल हो जाएगा ना, आई से आई कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, तो M किसके प्रोपोर्शनल है, R2 स्क्वायर ओवर R1 के। समझ रहे होंगे, क्योंकि फाई है ना, ये फाई की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो R2 और R1 की ही हमें डिपेंडेंसी पूछी गई है, ये क्या होगा करके। तो हमारा, अब देखिए इसने घुमा रखा है R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर, तो आप इसलिए ये ध्यान रखना कि पूछा कहाँ गया है, पूछा है तो म्यूचुअल इंडक्टेंस M बिटवीन देम विल बी डायरेक्ट, बीच में पूछा है, ठीक है। तो इसीलिए उनके सेंटर कोइंसाइड कर रहे हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो फील्ड है ना, इसका फील्ड और इसके सराउंडिंग, तो आपका ये हो गया। तो ये आपके 50 क्वेश्चन थे, काफ़ी लेट हो गया सेकंड पार्ट आने में। अगली बार से मैं कोशिश करूँगा कि थोड़ा जल्दी आए और एक ही बार में पूरी पेपर ख़त्म हो जाए। बने रहिए, अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।